हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ब्लेंडर बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर्स के चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 में। तो इस वीडियो में इस चैप्टर 5 के पार्ट 2 के वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल एंड लोकल एक्सेस सिस्टम और इसके अलावा जो भी जितने एक्सेस सिस्टम ब्लेंडर में यूज़ किए जाते हैं वो, उसके बाद स्नैप टाइप, देन सिलेक्टिंग डिसिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, the cursor pie menu, duplicating objects, measuring ruler, smooth and flat shading, meta shapes and parent child relation। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल एंड लोकल एक्सेस से। तो ग्लोबल एंड लोकल एक्सेस सिस्टम बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। पहले तो मैं ब्लेंडर की कुछ विशेषताएं यहाँ पे बताता हूँ। जैसा कि आपने अगर कोई 3D सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, जनरली उसे एक्स एक्सेस कहते हैं। जो वर्टिकल एक्सेस है उसे वाई एक्सेस कहते हैं। और जो टूवर्ड्स योर स्क्रीन एंड बैकवर्ड्स योर स्क्रीन एक्सेस है, जनरली वो 3D एक्सेस होता है जिसे हम जेड एक्सेस कहते हैं। बट ब्लेंडर में थोड़ा सिस्टम अलग है। ब्लेंडर में आप अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है वो वाई एक्सेस है, टूवर्ड्स यूर स्क्रीन बैकवर्ड्स यूर स्क्रीन यानी थर्ड डायमेंशन एक्सेस एक्स एक्सेस है, और जो वर्टिकल एक्सेस है वो जेड एक्सेस है। तो इसी सिस्टम को ग्लोबल एक्सेस सिस्टम कहते हैं ब्लेंडर में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज़ वाई एक्सेस, ये जो रेड कलर की लाइन है दैट इज़ एक्स एक्सेस, और जो वर्टिकल लाइन अभी यहाँ पे दिख नहीं रही, बट इफ़ यू इमेजिन द वर्टिकल लाइन थ्रू दिस क्यूब, सो दैट इज़ द जेड एक्सेस। तो ये जनरली होता है ग्लोबल एक्सेस सिस्टम ब्लेंडर में। और आप टॉप में यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये सिस्टम फ़िलहाल तो एक्टिवेट है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन में ग्लोबल एक्सेस के अलावा होता है लोकल एक्सेस, नॉर्मल टू प्लेन और नॉर्मल टू एक्सेस, गिम्बल, व्यू एंड कर्सर। तो अभी फ़िलहाल तो हम देखेंगे ग्लोबल एक्सेस और लोकल एक्सेस। 3D कर्सर मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया ही था। तो जनरली अगर मैं ये क्यूब को मूव करना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से मूव कमांड सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे क्यूब के सेंटर में 3 एक्सेस आए हैं, जो है वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस। अगर मैं वाई एक्सेस को सिलेक्ट करके मेरा क्यूब यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये वाई एक्सेस में मूव होगा, बट इट इज़ अगेन ग्लोबल वाई एक्सेस। सिमिलर मैं अगर जेड एक्सेस को सिलेक्ट करके मेरा क्यूब मूव करता हूँ तो ये जेड एक्सेस में मूव होगा, अगेन इट इज़ ए ग्लोबल जेड एक्सेस। तो ये होता है ग्लोबल एक्सेस सिस्टम। अगर मैं मेरा क्यूब यहाँ से मूव करता हूँ किसी अलग डायरेक्शन में या अलग प्लेस पे, लाइक प्रेसिंग द जी, मैं यहाँ पे मेरा क्यूब प्लेस करता हूँ, बट तभी भी आप देख सकते हो जो एक्सेस सिस्टम है दैट इज़ अगेन अलाइन टू द आवर ग्लोबल एक्सेस सिस्टम। अगर हम इसे रोटेट करते हैं रोटेट कमांड से, तो आप देख सकते हो कि मैंने मेरा क्यूब तो रोटेट किया है, बट अगेन जो एक्सेस सिस्टम है वो अभी भी वही है जो पहले थी, दैट इज़ ए ग्लोबल एक्सेस सिस्टम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ग्लोबल एक्सेस सिस्टम के अलावा भी दूसरे एक्सेस सिस्टम में अपना ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है। इन दैट केस ऑब्जेक्ट की खुद की एक एक्सेस सिस्टम होती है जिसे कहते हैं लोकल एक्सेस सिस्टम। अगर वो हम एक्टिवेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे खुद की एक एक्सेस सिस्टम है, जहाँ हमने उसको रोटेट किया था। विद दिस रोटेशन दैट एक्सेस सिस्टम आल्सो गेट रोटेट। अगेन हम देख सकते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को और रोटेट करता हूँ और हम मूव कमांड में देखेंगे तो अभी मेरा जो एक्स एक्सेस है वो एग्जैक्टली हमारे ग्लोबल एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर है या नियर टू परपेंडिकुलर है। सिमिलरली y एक्सेस एंड z एक्सेस इज सिमिलर टू ग्लोबल एक्सेस दैट इज़ अप एंड डाउन। तो अगर मैं x एक्सेस में मेरा
ऑब्जेक्ट मूव करता हूँ दैट इज़ ए लोकल एक्स एक्सेस, तो ये हमारे ग्लोबल एक्स एक्सेस से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसे कहते हैं लोकल एंड ग्लोबल एक्सेस सिस्टम। बहुत बार हम जब सीन क्रिएट करते हैं या कैरेक्टर डिज़ाइन क्रिएट होता है, मॉडलिंग होता है, तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों एक्सेस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है टू गेट मूवमेंट कन्वीनियंटली। तो ये सिंपल सा है ग्लोबल एक्सेस सिस्टम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और दूसरा होता है लोकल एक्सेस सिस्टम जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है नॉर्मल। अब नॉर्मल में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जिस भी प्लेन को सिलेक्ट करते हो उसी के नॉर्मल आप उसे मूव कर सकते हो। तो ये जब हम और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मॉडलिंग में तो इसका हमें यूज़ वहाँ पे पता चलेगा, तो आप वो वहाँ पे देख सकते हो। तो ये तो था ग्लोबल एंड लोकल एक्सेस सिस्टम। तो अब हम देखेंगे दोस्तों स्नैप टाइप्स। स्नैपिंग एग्जैक्टली होता क्या है, जिनको 3D का बैकग्राउंड नहीं है, जो पहली बार 3D सीख रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ यहाँ पे कि स्नैपिंग होता क्या है एक्चुअली। जब भी आप आपका कर्सर या जो ऑब्जेक्ट है या जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करते हो वो किसी पॉइंट के, किसी एज के, किसी फेस के रेफरेंस से करना चाहते हो तो उसे स्नैपिंग कहते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट में अलग अलग वर्टेक्स है, जिसकी बात हम मॉडलिंग में करेंगे आगे जाके, लेकिन ये वर्टेक्स है, ये एजेस है, तो मुझे एग्जैक्टली वही सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है स्नैपिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में यहाँ पे एक स्नैपिंग टूल होता है जिसे आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो बाय क्लिकिंग डायरेक्टली ऑन दैट टूल। ये जो आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है वो एक मैग्नेट का आइकॉन है। तो मैग्नेट का आइकॉन क्यों? क्योंकि मैग्नेट उसी को अट्रैक्ट करता है जो आयन से बनी हुई चीज़ है, तो इसे रिलेटिव स्नैपिंग में उन्होंने रखा है। और अब हम स्नैपिंग देखेंगे जिसके यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है। इंक्रीमेंट स्नैपिंग, वर्टेक्स स्नैपिंग, एज स्नैपिंग, फेस स्नैपिंग, वॉल्यूम स्नैपिंग। तो अभी फ़िलहाल तो हम सिर्फ इंक्रीमेंट स्नैपिंग देखेंगे। जो वर्टेक्स, एज एंड फेस स्नैपिंग है, जब हम 3D मॉडलिंग करेंगे तब हम ये देखेंगे। तो इंक्रीमेंट स्नैपिंग क्या होता है, तो हम अभी देखते हैं इंक्रीमेंट स्नैपिंग। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टॉप व्यू में। नम पैड पे 7 दबा के भी टॉप व्यू में जा सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो। अब मेरा स्नैप टूल ओपन है और मेरा इंक्रीमेंट स्नैपिंग है। अब अगर हम इसे ऑन करते हैं और मूव कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे मूव कर रहा हूँ, बट ये जो मेरा क्यूब है वो एक सर्टन डिस्टेंस से ही मूव हो रहा है, एंड दैट डिस्टेंस इज़ बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। जो 1 मीटर का डिस्टेंस है हमारे ग्रिड में, उसी के रेफरेंस से मेरा क्यूब इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्योंकि मेरा स्नैपिंग ऑन है और वो भी इंक्रीमेंटल टाइप में। तो आपको प्रिसाइज मूवमेंट करने के लिए ये यूज़फुल होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ तो ये प्रिसाइज मूवमेंट कमांड से हम इसके बीच में मूवमेंट कर सकते हैं। बट इफ़ यू डायरेक्टली यूजिंग द एक्सेस सिस्टम टू मूव यूर ऑब्जेक्ट देन इट गेट ओनली इंक्रीमेंटल मूवमेंट। अगर मैं यहाँ पे स्नैपिंग ऑफ करता हूँ और फिर इसे मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैं स्मूथली कहाँ भी इसे रख पा रहा हूँ। तो ये स्नैपिंग टूल यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू प्रिसाइजली मूव योर ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सम पॉइंट्स। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये स्टेप्स में मूव हो रहा है क्योंकि मेरा स्नैपिंग यहाँ पे ऑन है। तो ये तो था एक स्नैपिंग कमांड जो हम आगे जाके इसके जो अलग अलग टाइप्स है ये 3D मॉडलिंग में हम यूज़ करेंगे, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे कर्सर पाई मेनू। अब ये कर्सर पाई मेनू क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू योर स्नैप ऑप्शन। आप आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट प्रेस करके S प्रेस करना है आपको। ये एक कर्सर पाई कमांड या एक छोटा सा पॉपअप यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे रिगार्डिंग योर कर्सर बहुत सारे ऑप्शंस है। सिलेक्ट टू कर्सर, देन सिलेक्ट टू कर्सर कीप ऑफसेट,
सिलेक्ट कर्सर टू ग्रिड। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हमें 3D मॉडलिंग में बहुत यूज़ होने वाले हैं, बट फिलहाल तो मैं इसका एक डेमो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सिलेक्शन टू कर्सर, कि अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को, मेरा जो ये 3D कर्सर है वहाँ पे प्लेस करना है, शिफ्ट S प्रेस करके यहाँ पे अगर उसे छोड़ दूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव हुआ है डायरेक्टली मेरे कर्सर के लोकेशन को। तो ऐसी कुछ क्विक चीज़ें हैं जो आप इस कमांड्स का यूज़ करके कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है। देन आप ये कमांड कस्टमाइज़ भी रख सकते हो, जो आगे जाके हम देखने वाले हैं। आप सिंपली इसे प्रेस करके अलग अलग कमांड्स क्विक एक्सेस में यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था एक कर्सर पाई मेनू। उसके बाद आता है डुप्लीकेटिंग ऑब्जेक्ट कमांड। आपको अगर कौन सा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना है तो आप यहाँ पे उसे कर सकते हो। मान लीजिए मुझे क्यूब का डुप्लीकेट करना है, तो सिंपली मुझे शिफ्ट प्रेस करके उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करना है, शिफ्ट डी प्रेस करना है, यहाँ पे उसका डुप्लीकेट मेरे कर्सर को अटैच होके आता है। और जहाँ भी मैं मेरे वर्क स्पेस में उसे प्लेस करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके मुझे सिर्फ क्लिक करना है, उसका डुप्लीकेट, एग्जैक्ट डुप्लीकेट में यहाँ पे मुझे मिल गया है। तो शिफ्ट प्लस डी बाय सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट कमांड हम यहाँ पे देख रहे थे। उसके बाद आता है मेजरिंग रूलर कमांड, जिसे प्रोट्रैक्टर कमांड भी कहते हैं। ये आपको मिलेगा यहाँ पे। बाय यूजिंग दिस आप आपके ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस मेजर कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम हमारा स्नैप ऑन करेंगे ताकि हमें पता चले कि ताकि हमें आसानी हो दो पॉइंट में की डिस्टेंस को मेजर करने की। तो मैंने स्नैप ऑन किया है और मैं अभी वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, वर्टेक्स टाइप को, और मेजर कमांड में जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर वर्टेक्स के ऊपर मेरा माउस यहाँ पे रख रहा हूँ तो मुझे आसानी से वर्टेक्स यहाँ पे मिल रहे हैं मेजरमेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो मुझे आसानी से यहाँ का डिस्टेंस पता चल रहा है। सो दिस इज़ द मेजरिंग कमांड। आप अच्छा यहाँ पे मेजर कर सकते हो 2 पॉइंट में का पूरा डिस्टेंस। तो ये आगे जाके जब आप मॉडलिंग करोगे रियल स्केल यूज़ करके या रियल डायमेंशंस यूज़ करके, तो आपको ये मेजरिंग कमांड बहुत यूज़ होने वाली है। देन हम अभी देखेंगे स्मूथ एंड फ्लैट शेडिंग। स्मूथ और फ्लैट शेडिंग में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हमें एक अलग ऑब्जेक्ट लगेगा। मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिलीट करता हूँ। हम अभी लेंगे एक सुजैन मंकी ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा मंकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। सो इसे कहते हैं फ्लैट शेडिंग। आप अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो शेड फ्लैट, शेड स्मूथ, ऐसे 2 ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। फ़िलहाल तो ये शेड फ्लैट है क्योंकि इसके जो सरफेसेस आपको दिख रहे हैं कर्व्स, तो ये फ्लैट कर्व्स है। अगर मैं यहाँ पे स्मूथ शेड में जाता हूँ तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो इसके जितने भी कर्व एरिया है वो स्मूथली शेडेड आप देख पाओगे। अगेन अगर मैं यहाँ पे लास्ट ऑपरेटर को क्लिक करता हूँ, फ्लैट सिलेक्ट करेंगे तो अगेन ये फ्लैट, इसमें इसके जो कर्व्स पार्ट है ये फ्लैट और थोड़े शार्प आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। तो ये तो था फ्लैट एंड स्मूथ शेडिंग। आगे जाके आप जब एडवांस मॉडलिंग करोगे तो आपको स्मूथ शेडिंग का यूज़ करना है टू विजुअलाइज योर ऑब्जेक्ट एज इट इज़। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट कैसा करना है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे सीन में या एनिमेशन में नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हमें उनमें से कुछ पार्ट को सिलेक्ट करना होता है, कुछ पार्ट को डीसिलेक्ट करना होता है। तो इन दैट केस वी हैव सम शॉर्टकट्स। तो पहले तो हम यहाँ पे और 2-3 ऑब्जेक्ट लाएंगे, यूवी स्फीयर लाएंगे, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देन हम लाएंगे एक क्यूब को, हम यहाँ से करेंगे क्यूब को इंपोर्ट, जी प्रेस करके उसको रखेंगे यहाँ पे। अब हमारे सीन में यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है, एक है स्फीयर, एक क्यूब और एक सुजैन।
मान लीजिए कि मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया है और अभी मुझे सिर्फ इनमें से सुजैन और स्पीयर ही चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए, बट मेरा क्यूब यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, आपको Ctrl+A करना है, आपके ये ऑब्जेक्ट डीसिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको करना है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक, शिफ्ट प्रेस करना है और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिर से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो था सिलेक्शन के दो मेथड्स, मल्टीपल सिलेक्शन, डीसिलेक्शन के मेथड्स। तो अब हम देखेंगे मेटा शेप्स। मेटा शेप्स आगे जाके आप जब स्कल्पटिंग सीखोगे, स्कल्पचर बनाना सीखोगे, अलग अलग शेप बनाना सीखोगे, तब आपको ये मेटा शेप्स बहुत यूज़फुल है। तो उनको इंसर्ट करने के लिए आपको Shift+A प्रेस करना है। यहाँ पे मेश के नीचे मेटा बॉल्स करके है, मेटा बॉल में आपको ये नंबर ऑफ मेटा शेप्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें से अगर आप लोगे कैप्सूल, तो यहाँ पे एक कैप्सूल जैसा शेप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ये डायरेक्टली है। तो इनके कुछ फीचर्स है, स्मूथ शेडिंग, मल्टीपल वर्टेक्स, जो हम 3D मॉडलिंग जब सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये फीचर्स यूज़ करके हम इसे कन्वीनियंटली मॉडलिंग कर सकते हैं। अभी अगर दो मेटा शेप्स एक दूसरे के पास हो तो वो कंबाइन एक मेटा शेप हो जाता है। ये भी हम यहाँ पे देखेंगे करके। अगर मैं यहाँ पे मेरा 3D कर्सर जो है वो शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे मैं इस मेटा बॉल में जाके एक मेटा बॉल यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी इसको मैं सिलेक्ट करके G प्रेस करेंगे और मैं इसको यहाँ पे लाने के बाद आप देख पा रहे हो ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं। तो इससे आप नंबर ऑफ अलग अलग शेप्स यहाँ पे बना सकते हो। तो ये मेटा शेप कमांड है या ऑब्जेक्ट्स लाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ हम आगे जाके 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, कैरेक्टर डिज़ाइन में करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन एग्जैक्टली क्या होता है, जब आप आगे जाके कैरेक्टर डिज़ाइन करोगे या मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है विद द रिलेशन टू ईच अदर, तो यहाँ पे ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन काम में आता है। अभी तो हम इसका सिंपल फॉर्म देखेंगे, बट जैसा जैसा आगे हम एनिमेशन और कॉम्प्लिकेटेड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो इसका अलग अलग ऑप्शंस है इसमें, तो वो भी हम देखेंगे। फ़िलहाल तो हम सिर्फ इसका सिंपल फॉर्म अभी देखने वाले हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये क्यूब ऑब्जेक्ट है और ये मेरा स्फीयर ऑब्जेक्ट है। मुझे इसकी पेरेंट रिलेशनशिप जो है क्यूब की, ये इसको देनी है। मीन्स इस केस में मेरा क्यूब जो है वो चाइल्ड है और जो पेरेंट है वो है स्फीयर। तो जिसको आपको पेरेंट रिलेशन देना है उसे पहले आपको सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके जिसको पेरेंट बनाना है उसे सिलेक्ट करना है, देन राइट क्लिक करके आपको Ctrl+P प्रेस करना है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, ऑब्जेक्ट विदाउट इन्वर्स, ये अलग अलग ऑप्शन है। फ़िलहाल तो हम सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डॉटेड लाइन यहाँ पे आ गई है दोनों के बीच में, दैट इज़ द लिंक, पेरेंट चाइल्ड लिंक उसको बोलते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है ये अभी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अब मैं यहाँ से ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, इसे G प्रेस करके अगर मैं मूव करूँगा तो मेरे पेरेंट के साथ मेरा चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट है वो भी मूव हो रहा है। अगर यहाँ इसको मैं R प्रेस करके रोटेट करता हूँ तो मेरे पेरेंट ऑब्जेक्ट के साथ मेरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मूव करता हूँ तो मेरा क्यूब आसानी से मूव हो रहा है विदाउट माय पेरेंट। सो दिस इज़ द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सो अब मुझे इसको क्लियर करना है, ये रिलेशनशिप मुझे ब्रेक करनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को जिसको आपने पहले सिलेक्ट किया था रिलेशनशिप देने के लिए, उसके ऊपर फिर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक मेनू ओपन होगा, उसमें पेरेंट करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें ये मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से सिर्फ आपको क्लियर पेरेंट करना है।
तो ये दोनों के बीच का जो लिंक था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का, ये अभी ख़त्म हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं मेरे स्पीयर को मूव करता हूँ तो मेरा क्यूब यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का एक छोटा सा ऑप्शन है, बट उसमें बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स है, ऑप्शंस है, जो हम आगे आने वाले हमारे मॉडलिंग सेक्शन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ब्लेंडर का इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस एंड नेविगेशन ये पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। 95 to 99% हमने पूरा कवर किया है इंटरफेस एंड जो बेसिक नेविगेशन कमांड्स है उसका। उसमें से 1% कुछ बाकी है जो अभी रिलेटिव नहीं है हमारे टारगेट को। जब हम मॉडलिंग सीखेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे, तब जाके हम उसका यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने वो उस चैप्टर में कवर करने के लिए बाकी छोड़ा है। तो दोस्तों अभी हमारे टोटल 5 चैप्टर्स ख़त्म हुए हैं। हम इंटरफेस एंड नेविगेशन सिस्टम जो है ब्लेंडर की, उससे पूरी तरह से फैमिलियर है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी ये 5 चैप्टर्स अभी हमने देखे, उसमें जो भी कमांड्स, शॉर्टकट्स वगैरह सब देखे, आप उन्हें वापस से देखिए, नोट डाउन कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज बिफोर गोइंग टू 3D मॉडलिंग एंड एडवांस कॉन्सेप्ट इन ब्लेंडर, आपको ये पूरा इंटरफेस, ये कमांड्स, नेविगेशन पूरी तरह से फ्रेंडली होना चाहिए, तभी जाके आप आपका वर्क फास्ट कर सकते हो। तो अगेन मैं आपको वही सजेस्ट करता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 से लेके अभी तक चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1, 2 तक पूरी तरह से आप अच्छी तरह से देखिए, वापस देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम चैप्टर नंबर 6 से अभी शुरू करेंगे एडिट मोड, जिसमें हम एक्चुअल 3D मॉडलिंग बनाना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस कोर्स को अगर आपके प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे ब्लेंडर 3D डिज़ाइन के, 3D मॉडलिंग के होने वाले हैं, एंड वो कुछ एडवांस होने वाले हैं। और अभी तक के चैप्टर में आपको अगर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है प्रैक्टिस में, तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर डालिए। हम कंबाइंडली उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये पूरे आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व किए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए और ब्लेंडर को सीखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।